हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 43 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 44 से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द पर्सनल हु डील्स विद द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड। यहाँ पे बात की है कि एक जो पर्सन होते हैं जो डील करते हैं किसके साथ, हमारे कंप्यूटर के साथ, और इसको साथ ही साथ वो क्या करते हैं, मैनेज करने का भी काम करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ह्यूमन वेयर यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ह्यूमन वेयर, इसके अलावा हम इसको और नाम से भी जानते हैं। सम टाइम कई बार ऑप्शंस में ना लाइव वेयर भी लिखा होता है। अगर लाइव वेयर भी नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे वेट वेयर करके भी लिखा होता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग ये चीज़ मेंशन की है कि जो पर्सन होते हैं या फिर जो ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट इन द सेंस ऑपरेट कौन कौन कर सकता है। अगर मैं बात कर लूँ कि लाइव वेयर, वेट वेयर या फिर ह्यूमन वेयर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, या तो कोई यूज़र हो सकता है जो आप डील करते हैं, या तो कोई टेक्निकल पर्सन हो सकता है, या फिर कोई प्रोग्रामर हो सकता है। तो ये भी हमारा एक ह्यूमन वेयर के अंदर आता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे एक ह्यूमन वेयर के या फिर लाइव वेयर के एग्जाम्पल। मतलब ये सारे क्या करते हैं, ये सारे ऐसे यूजर्स होते हैं। या फिर इसके अलावा हम नेटवर्क एडमिन को भी हम बोल सकते हैं ना, नेटवर्क जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो क्या करते हैं, नेटवर्क वगैरह को क्या करते हैं, एक तरीके से हैंडल करने का काम करते हैं। तो ये सारे जो पर्सन्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम रहता है कि ये सिस्टम को क्या करेंगे, सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, साथ ही साथ उनको मैनेज करेंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको ये क्या करेंगे, ऑपरेट कर सकते हैं, या तो उसको वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इन पर्सन्स को क्या बोला जाता है, इन पर्सन को हम बोल देते हैं ह्यूमन वेयर या फिर लाइव वेयर। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तब ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पुट करता है। बाकी आपने शायद लाइव वेयर या वेट वेयर नहीं सुना होगा, ह्यूमन वेयर तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। बट अगर ये भी अगर आपको ऑप्शन में दिए जाएँ तो ये भी करेक्ट मतलब राइट आंसर बन जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स इनको अलग अलग वे में इनको बताने का काम करते हैं। बाकी देखो इसके अलावा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से मिलती जुलता क्या आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं मुझे आपको कंप्यूटर का एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट करना है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट कर दूंगा कि आप मुझे बताओ कि हमारे पास एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसमें एक तो आप पढ़ लेते हो कि सर हम हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, है ना। हार्डवेयर का आप यूज़ करते हो, साथ साथ आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो ना। सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर के साथ आप किसी ना किसी डाटा के ऊपर या फिर किसी ना किसी प्रोग्राम के ऊपर काम करते हो। अच्छा, इन सभी को ऑपरेट करने के लिए आप और किसका रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको और किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप बोलेंगे सर हमें इनको यूज़ करने का कोई ना कोई यूज़र तो चाहिए ना जो इनको यूज़ करेगा। तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे यूज़र्स बन जाते हैं। पर एग्ज़ाम में यूज़र नहीं लिखा होगा, वहाँ पे हमेशा ह्यूमन वेयर करके ही वहाँ पे राइट आंसर दिया होगा। क्योंकि जब आपको टेक्निकल टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके टेक्निकल ही आंसर वहाँ पे मतलब दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके हम वैसे डील करेंगे। जैसे ये चीज़ घुमा फिरा के पूछनी, प्रोग्रामर हैं चाहे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं चाहे नेटवर्क एडमिन है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें आ गई अगर उसके राइट आंसर पूछे जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमन वेयर इज़ द राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं बट ये सारे एग्ज़ाम रेलिवेंट हमारे पास बन जाती हैं। बाकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुझे बताने की जरूरत है नहीं। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप मतलब फिजिकली टच कर सकते हो, है ना। या फिर मैं ऐसे बोल सकते हो कि दीज आर द सर टेंजिबल मटीरियल या फिर टेंजिबल मशीनरी। मतलब आप इनको टच तो कर सकते हो पर इनका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे मान लेते हैं 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो ये एक हमारे पास हार्डवेयर का एक ड्रॉबैक समझ लो, या फिर एक उनका लाइफ स्पैन होता है, वो होता है, तभी हम इनको टेंजिबल बोल देते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास कुछ इनटेंजिबल सेट्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में हमें क्या मिलते हैं, टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वो बात अलग है कि कंपनीज थोड़े टाइम के बाद वो अपडेट्स बंद कर देती हैं एज़ पर उनके प्रॉफिट के लिए। पर अगर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए अगर उन्हें कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करना हो तो वो उनको ईजी पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। पर वो करते नहीं है क्योंकि उनको फिर अपना जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनको सेल करने होते हैं। पर वो ये साथ ही साथ कि कितना आप किसी हार्डवेयर को यूज़ करोगे, क्योंकि हार्डवेयर का भी अपना एक लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद तो वो भी अपना जो हार्डवेयर होता है वो भी थोड़ा बग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसमें भी थोड़ा एरर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपने ये सारे छोटे छोटे चीज़ें होती है जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है ना। बाकी तो इजी चीज़ें हैं, बाकी इतने ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी कुछ होगा इसमें इंपॉर्टेंट तो वो हम धीरे धीरे हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, जो आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है ना। आईएएस के बारे में जब आप पढ़ते हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर्स को डील करते हैं, है ना, ह्यूमन वेयर क्या होते हैं, लाइव वेयर क्या होते हैं, है ना। तो या फिर वेटवेयर, ये क्या हम टर्म यूज़ करते हैं, तो एक इन चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो सारे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी जो अभी मैंने आपको बताया ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आईटी का जो भी हमारे पास टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन वेयर के अंदर आते हैं ना। ह्यूमन वेयर के वो सबसेट्स होते हैं। कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ ह्यूमन वेयर, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आईटी का जितने भी हैं, लाइक हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या फिर हमारे पास नेटवर्क का कोई एडमिन हो गया ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास? ये सारे सर हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं या फिर सबसेट आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन वेयर के अंदर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मॉडल डिजिटल कंप्यूटर है। एक हमारे पास जो मॉडल डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके पास क्या होता है? एक्सट्रीम हाई स्पीड, लार्ज मेमोरी, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एरे। तो यहाँ पे देखो डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आजकल जो हमारे लेटेस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल तो मेमोरी, हमारी जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब आज हमारा जो एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर जितनी हमारी मेमोरी हम पहले डाल सकते थे, आज कम मतलब पहले के मुकाबले आज हम काफ़ी ज़्यादा उतने ही एरिया में मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हम हिस्ट्री पर पुराने ज़माने की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास इतनी चिप थी, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 बिट का ही डाटा स्टोर कर पाते थे। पर आजकल की जो चिप है उसमें आप देखोगे हमारे पास 15 GB, 16 GB, 17 GB, मतलब इतना मतलब 32 GB, 64 GB, इतना हम डाटा क्या कर पा रहे हैं, उतनी पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये क्या टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट है। तो वही है कि साइज़ तो चलो उतना ही रहा, बल्कि आजकल तो साइज़ और भी कम हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, लार्ज मेमोरी स्पेस हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी देखो, हम कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स बताई थी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, कि हमारे पास स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंसी होती है। बाकी हमारे पास एक वर्सेटाइल नेचर होता है सिस्टम का, जो मतलब हमें बताता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है ना। वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट तभी बन जाता है क्योंकि जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की ना, मतलब जब एक पर्टिकुलर सेक्शन के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना। वर्सेटिलिटी नेचर जो होता है, इसमें हम बोल देते हैं कि सर हमारा जो सिस्टम होता है वो, उसके पास एक कितनी एबिलिटी होती है, फिर वो इतना कैपेबल होता है कि वो एक ही समय के ऊपर मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है अपने सिस्टम के अंदर। और वो कैसे कर सकता है? सेमलेसली, मतलब एक तरीके से मतलब काफ़ी स्मूथली वो वर्क कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का वर्सेटाइल नेचर है वो हमारे सिस्टम का। इसके अलावा एक और पूछा आता है, इसको हम इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं ना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दो चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको डाउट क्रिएट होते हैं और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट करता है। मतलब इंटेलिजेंसी क्या होता है कि जैसे आपको पता है जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन का दिमाग है ना, वो एटलीस्ट मान लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो 15 से 20-25 मिनट तक क्या कर सकता है, फोकस होकर काम कर सकता है। उसके बाद वो टायर्ड हो जाता है, थकावट उसमें स्टार्ट हो जाती है। पर कंप्यूटर क्या, एक मशीन है, तो मशीन क्या कर सकती है? 24/7 विदाउट फोकस लूज, इसमें कोई भी फोकस वगैरह लूज नहीं होता है हमारा। तो वो 24 घंटे एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती है। तो इसको क्या बुलाता है? इसको इंटेलिजेंसी बोला जाता है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 24 आवर लगातार वो काम करते रह सकती है, और विदाउट एनी, जैसे ह्यूमन टायर्डनेस होती है तो वैसे इसको टायर्डनेस नहीं होती है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंटेलिजेंसी की। तो ये दो क्वेश्चन है जहाँ से एग्जामिनर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पुट करता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी कल को यही क्वेश्चन मैं आपसे पुट कर दूँ कि कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू होता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, नहीं होता है ना, इसमें कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। बाकी इसके अलावा बात कर लेता हूँ कि कंप्यूटर में अपना कोई ईक्यू होता है, मतलब इमोशनल टच होता है कंप्यूटर का अपना, आप बोलेंगे सर नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट करता है। बाकी इसके अलावा एक और टर्म आती है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की, जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी में एक टर्म काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी फुल फॉर्म आती है, जिसको हम बोलते हैं गीगो। जब भी आप कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इंटेलिजेंसी पढ़ेंगे, वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, है ना, एक्यूरेसी पढ़ेंगे। एक्यूरेसी की एक टर्म आती है, एक्यूरेसी के अंदर ही जब आप एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है काफ़ी, गीको। गीको को हम बोल देते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है, मतलब जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगी, आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो एक्यूरेसी के साथ डील करती है, और ये पता नहीं कितनी बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी धीरे धीरे कुछ और चीज़ें रहती होंगी, वो हम धीरे धीरे मतलब पढ़ते रहेंगे। बाकी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब हम मतलब वर्सेटाइल नेचर की बात कर लेते हैं या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीयूआई भी क्या एक तरीके से हमारा एक वर्सेटाइल नेचर हमें प्रोवाइड करता है। तो जीयूआई हमारे कब से स्टार्ट हो गया था?
फोर्थ जनरेशन से वो आना स्टार्ट हो गया था। मतलब देखो एक क्वेश्चन के साथ ना हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो लिंक होते हैं, तो आपने बस इनको ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ कहाँ से सर क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे वर्सेटाइल के एग्जांपल अगर आप पूछेंगे सर एग्जांपल क्या हुआ इसका, तो एग्जांपल ऐसे हो गया जैसे आप एक तरफ गाने सुन रहे हो और बैकग्राउंड में आपने मतलब बैकग्राउंड में आप गाने सुन रहे हो, साथ में आप गेम खेल रहे हो, तो ये क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर का वर्सेटाइल नेचर ही तो है ये। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन द मेटल डिस्क। तो ये कौन स्टोर करता है, ये बेसिकली हमारे पास लेज़र डिस्क हमारे वो स्टोर करने का काम करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था हमारे पास सीडी होती है, वो आपको ऐसे देखने को मिलती है। पर अगर आप उसको ऐसे देखो, है ना, आप उसको ऐसे देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे तरह के गड्ढे होते हैं, यहाँ पे ना लैंड एंड पिट्स होते हैं। ठीक है, लैंड एंड पिट्स यहाँ पे आपकी डिस्क के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपका, ये क्या व्यू बन जाएगा आपका, माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से किसी सीडी को देखोगे, है ना, ये तो आप चलो नॉर्मली आप देख सकते हो, नॉर्मल आप इसको ऐसे देखते हो, पर जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तब आप उस वो आपको कुछ इस वे में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लैंड एंड पिट्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लैंड एंड पिट्स जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर ये क्या है हमारे पास, ये नीचे क्या है हमारे पास पिट्स आते हैं, और जो ऊपर वाले हैं ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास लैंड्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक पिट है और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे लैंड है। तो लैंड एंड पिट्स की वे में, या फिर वही बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स। यहाँ पे पिट्स की ही बात की है, तो पिट्स है चाहे लैंड है, तो वो सारे के सारे स्टोर कौन करने का काम करता है, लेज़र डिस्क हमारे वो मतलब स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ एक्चुअली दे गोस एंड मतलब कैसे वो ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पर हमने देखी नहीं होती हैं। मतलब एक्चुअल में आपने यूज़ तो करते हो, पर एक्चुअल में आपको इसका उनका इंटरनल पता नहीं होता कि एक्चुअल में हम डाटा स्टोर करते हैं कैसे स्टोर करते हैं। यहाँ से लेज़र लाइट आती है, तो लेज़र लाइट क्या करती है, यहाँ पे जहाँ पे खड्डा होता है तो उसका मतलब पिट का मतलब क्या है 0, और लैंड का मतलब क्या है हमारे पास 1। तो ये 0 1 0 1 की वे में क्या किया जाता है, वहाँ पर फिर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आपने क्या करना है, मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंड करना और कॉपी पेन को नोट कर लेना है ना। बाकी कल को ये पूछ लिया जाए कि फ्लैट्स मतलब जो आपकी लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, या आप हमारे पास सर फ्लैट एरियाज़ होते हैं, जबकि जो हमारे पास पिट्स होते हैं ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इंडेंट होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि खड्डे वगैरह होते हैं एक तरीके से ना, अगर वैसे लिखना हो तो टेक्निकल टर्म में इसको हम इंडेंटेशंस बोल देते हैं। ओके, या फिर आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है तो इसको हम टेक्निकल टर्म में मतलब इंडेंटेशन बोलते हैं। बस आपको नोट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये खड्डे हैं एक तरीके से, है ना। तो बस आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, रटने को चीज़ नहीं। जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, उतने ही आपको चीज़ें ईजी क्लैरिफाई हो जाएंगी। जितना आप उनको मतलब ज़्यादा इस वैसे लिखेंगे कि हमें टेक्निकल ही लिखना है, तो उतना आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बाकी इसके मिलते जुलते और क्या क्या क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए होते CD के बारे में। तो चलो यहाँ पर तो ये हो गया चीज़ें, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड डीवीडी होती है ना, जो हमारे पास डिजिटल वीडियो या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है ना, डीवीडी जिसको हम बोलते हैं। समटाइम बुक में लिखा होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, सेम टाइम लिखा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपने वर्सेटाइल ही लिखना है, क्योंकि जो इसका एक्चुअल में मीनिंग है वो वर्सेटाइल है। इसकी पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी होती है, 4.7 GB के आसपास इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। बाकी इसके अलावा पूछ लिया जाता है, अगर मैं जैसे हमने यही अभी ये क्वेश्चन पुट किया जैसे लैंड और पिट का, तो यहाँ पे मैंने एक आपको क्वेश्चन याद करवाया था। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन पूछा था ब्लू रे डिस्क का, कि ब्लू रे डिस्क में कौन सी लेज़र लाइट का हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास आती है ना ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क में हम क्या करते हैं, किस लेज़र जो हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, तो वो लेज़र लाइट कौन से कलर की होती है। तो मैंने आपको लिखवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था एक तो ब्लू, तो चलो आपको लग जाएगा कि ब्लू है तो ब्लू मतलब आप ब्लू कलर को यूज़ कर लोगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है हमारे पास वायलेट। तो ब्लू वायलेट लेज़र लाइट का आप यूज़ करते हो जब भी आपको ब्लू रे डिस्क के अंदर कोई डाटा एक तरीके से मतलब लैंड और पिट में क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, या फिर रीड या फिर राइट करना होता है। सिंपल बोलने का मतलब वही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम ने क्वेश्चन पुट करता है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे हमने धीरे धीरे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कुछ डिस्क होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाटा रीड ही कर सकते हैं, कुछ डिस्क होती है जिसमें हम रीड राइट कर सकते हैं, है ना, जिसकी फुल फॉर्म आती है CDR की फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो CD तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, R इंपॉर्टेंट बन जाता है, R को हम क्या बोलते हैं,
रिकॉर्डेबल, क्योंकि यहाँ से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट है जहाँ से आपको डाउट क्रिएट हो सकते हैं, वो सारे हम नोट करेंगे। आर से रिकॉर्डेबल, और एक हमारे पास बनता है CDRW, और इसको बच्चे बोलते हैं CD मतलब रिकॉर्डेबल राइट। तो रिकॉर्डेबल राइट नहीं होता है, इसका मतलब होता है री राइटेबल। मतलब ये ऐसी डिस्क होती है जिनके ऊपर आपने एक बार डाटा लिख दिया, फिर से भी डाटा लिख सकते हो, पर CDR के अंदर सिर्फ आप ओनली वंस, मतलब एक बार ही आप डाटा रीड कर सकते हो, मतलब एक बार ही डाटा आप क्या कर सकते हो, सॉरी वहाँ पे लिख सकते हो। एक बार जैसे आपने उस मेमोरी के अंदर डाटा लिख दिया, अब आप चाह कर भी उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, पर आप बार बार उसको डाटा को रीड कर सकते हो। पर री राइटेबल में क्या होता है, आप इसमें मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप डाटा राइट कर सकते हो, और मल्टीपल टाइम आप क्या कर सकते हो, डाटा रीड भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, जैसे हम करते हैं ना कि कुछ काम के नहीं इसको डिलीट कर देते हैं, फिर हम कुछ और स्टोर कर लेते हैं, बस एग्जैक्टली वही हमारा ये दोनों काम करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी CD के बारे में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब हम CD-ROM के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा आता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज़ फॉर CD-ROM, तो वो कितना आता है हमारे पास, 700 MB हमारे पास आ जाता है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप CD के अंदर कोई डाटा लिखते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि डाटा आप क्या करते हो, राइट करते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप CD के अंदर कोई डाटा लिखते हो, लिखने का मतलब है राइट करते हो, है ना। तो राइट ऑन द CD, इस टर्म को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बर्निंग। ये सारे टेक्निकल टर्म है जहाँ से ना एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है कि व्हाट इज़ बर्निंग, या फिर जब आप CD के अंदर डाटा राइट करते हो तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको हम बर्निंग के नाम से जानते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको काइंडली अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी ब्लू रे डिस्क हमने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्क कर ली। हाँ, वैसे एक स्टोरेज रहेगी ब्लू रे डिस्क की, वो भी आप लिख लो। कल को बोलेंगे सर आप ब्लू रे डिस्क की हमने स्टोरेज तो बताई नहीं, तो वो अप्रोक्सीमेट 25 GB चलती है। DVD की आपकी 4.7 GB होती है, ब्लू रे डिस्क की आपकी 25 GB के आसपास वो चली जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशन इनटू अ कोडेड कैरेक्टर पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम राइटिंग टैबलेट हम बोल देते हैं, है ना। जैसे अभी यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, तो उसी की ये डेफिनेशन है। एक हमारे पास डिवाइस होता है जो हमारे पास हैंड रिटन जो भी हम लिखते हैं उसको वो एक इनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एज पर जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको डिटेक्ट करके वो आपको दिखाने का काम करता है। तो वो कौन करता है, वो आपका राइटिंग टैबलेट वो काम करता है ना। राइटिंग टैबलेट को ही हम क्या बोल देते हैं, या फिर इसको हम ग्राफिकल टैबलेट के नाम से जानते हैं ना, या फिर इसको आप ग्राफिकल टैबलेट के नाम से जानते हैं, या तो आप इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि समटाइम्स हम इसी को डिजिटाइजर भी हम बोल देते हैं। तो जो भी एग्जामिनर में क्वेश्चन पुट किया होगा बस आपको पता होना चाहिए। बाकी ये पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम लिखते हैं, या फिर जो पेन होता है जिसकी हेल्प से हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी ना किसी पेन का यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे आपको समझा पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, है ना। तो जो आप पेन यूज़ करते हो इसको पेन को बुलाता है स्टाइलस। तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बाकी देखो, अगर मैं कल को यही आपसे क्वेश्चन पुट कर लूँ, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, टू ट्रैक पेन्स कोऑर्डिनेट। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल टैबलेट, है ना। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ा टेक्निकल टर्म में उसको ऐड कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, चलो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पुट किया आपसे, अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो यूज़ करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को वो क्या करता है, यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, ताकि वो ट्रैक कर पाए, है ना। ट्रैक, एक सेकेंड, ताकि वो क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए, किस चीज़ को ट्रैक कर पाए, आपका जो पेन है उसकी मूवमेंट को, पेन से लिख लो, या फिर आपका स्टाइलस, आपकी स्टाइलस की मूवमेंट को। तो ये कौन सा डिवाइस होगा, या फिर मूवमेंट नहीं लिखना होगा तो आप टेक्निकल टर्म में इसको कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, है ना। तो ये कौन सा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, देखो है कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बस मैंने स्लैंग चेंज कर दी। मैंने सिंपल बोला कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ट्रैक करता है विद द हेल्प ऑफ आपके पेंस मूवमेंट को, या फिर जो आपका पेंस कोऑर्डिनेट के थ्रू वो क्या करता है, उसको ट्रैक करने का काम करता है। तो वो कौन सा बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपके पास राइटिंग टैबलेट, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा जो सिंपल आपने पढ़ा था, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, बस वो आपने ईजी हो जाएगा आपके लिए कि कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इसको भी आपने कॉपी पे कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टोरेज सिस्टम फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा।
मतलब जब आपको छोटा छोटा डाटा स्टोर करना होता है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो वो लिखा है मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड और ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पे लिखा है स्टोरेज सिस्टम फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जब आपको स्टोर करना होता है तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। मैग्नेटिक कार्ड का एग्जाम्पल आप डेली यूज़ करते हो, लाइक आपका जो डेबिट कार्ड होता है या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो ना, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप वगैरह लगी होती है वहाँ पे, है ना। या फिर वैसे बोल सकते हो कि जो आपके पास, अगर आपने कभी होटल वगैरह में विजिट किया हो तो होटल की वगैरह जो होती हैं, तो वो भी मैग्नेटिक कार्ड ही होती है हमारे पास। मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक ऐसे करके आपने देखा होगा आपके कार्ड के ऊपर भी ना, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की एक पट्टी सी आपको देखने को मिलती है। तो इस ब्लैक कलर की पट्टी के अंदर आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एम्बेड की होती है। तो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एम्बेड की होती है, ये क्या होती है, एक मैग्नेटाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या की जाती है, एम्बेड की जाती है। तो कल को जब आप अपना एटीएम कार्ड देखोगे या फिर कोई भी देखोगे तो आपको लग जाएगा, बता यहाँ पे क्या हमारे पास सर मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटाइज्ड डाटा है हमारे पास। और इसको रीड कौन करेगा, अगर आपका ये एटीएम है, मान लेते हैं आपका एटीएम कार्ड है ये, तो इसको रीड कौन करेगा, इस डाटा को रीड कौन करेगा, आपकी एटीएम मशीन उसको रीड करेगी। ओके, तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है कि छोटा अमाउंट ऑफ डाटा है, अगर हमें इसको स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, बट यहाँ से ना क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पुट करता है आपको घुमाने के लिए। बाकी देखो कल को यही क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि एक ब्लैक स्ट्रिप होती है आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, कोई डेबिट कार्ड होता है, इसके ऊपर आपकी ब्लैक कलर की जो पट्टी होती है, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ढंग से। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप हम इसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, डेली आप देखते भी हो, बट आप मतलब एक चीज़ इसे मतलब आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होता, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इनको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना। बाकी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप के बारे में दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक टेप है, तो मैग्नेटिक आप सभी को पता है हम क्यों भी यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक टेप का एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास स्टोरेज मीडियम है जहाँ पे हम डाटा सीक्वेंशियल में या फिर सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं, तो वो मैग्नेटिक टेप हो जाता है। तो मैग्नेटिक टेप का बस इतना नोट कर लेना कि सर इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस सीक्वेंशियल एक्सेस एंड यूज्ड इन या फिर यूज्ड फॉर मैसिव सर्वर बैकअप। ओके, यहाँ पे बात की है कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मतलब ये हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस का यूज़ करते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सीक्वेंशियली एक्सेस जो मेरा डाटा होती है उसको स्टोर करती है, तो वो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है। अब देखो सीक्वेंशियल और रैंडम मैंने आपको बताया था पहले भी डिफरेंस है, कि जैसे मान लेते हैं ये आपका एक मेमोरी आ गई और एक आपकी मेमोरी कुछ इस टाइप की आ गई, दो टाइप की मेमोरीज है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे पास रैंडम मेमोरीज होती है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रैम की बात कर लेते हैं, और ये हमारे पास आती है एक तरीके से मैग्नेटिक मेमोरी। और ये क्या होगी, मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास सीक्वेंशियल होगी। जब हम बात कर लेते हैं रैंडम मेमोरी की, तो हमें पता है हमारा एड्रेस ये है 101 मतलब 100 101 102 103 104। अब इसका क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करके इसकी मेमोरीज आ गई। और इसको अगर मुझे इसको चेक करना होगा इसके डाटा को, तो मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे क्या करना पड़ेगा, वन बाई वन डाटा के पास जाना पड़ेगा। और इसमें क्या है, मुझे कोई पर्टिकुलर किसी मेमोरी का डाटा चाहिए, मान लेते हैं मुझे डाटा चाहिए, यहाँ पे डाटा पड़ा है 20 10 40 90, ऐसे करके डाटा पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि जब हम बात कर लेते हैं रैंडम मेमोरी की, रैंडम एक्सेस करने की, इसका मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारा जो सीपीयू होता है वो हमें बोलता है कि आप क्या करो, आप 101 जो मेमोरी है उसका डाटा लेकर आओ। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें सीधा हम 101 के ऊपर जाते हैं और यहाँ का जो डाटा होता है उसको उठा कर लेकर सीपीयू के पास वापस भेज देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडमली एक्सेस। मतलब हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ से डाटा कुछ हमें मिलता है, वहाँ से वो डाटा हम उठा के लेकर आ जाते हैं सीपीयू के पास। इसको बोला जाता है रैंडमली एक्सेस कर रहे हो आप किसी डाटा को। दूसरा बन जाता है हमारे पास सीक्वेंशियली एक्सेस। अब सीक्वेंशियली एक्सेस में क्या होता है, मान लेते हैं यही कंडीशन हम सेम ले लेते हैं, यहाँ पे डाटा पड़ा है हमारे पास 10 20, और यहाँ पे पड़ा है मेरे पास 90 40
50, ठीक है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50। अब कंप्यूटर को क्या चाहिए, कंप्यूटर को डाटा चाहिए यहाँ पे 40, और आपको पता है 40 डाटा कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर जब आप सीक्वेंशियल मेमोरी की बात कर लेते हैं, उसमें आप डायरेक्टली उस मेमोरी के ऊपर नहीं जाते हो, आपको एक एक करके हर एक मेमोरी के पास जाना पड़ता है। आपको एक पे जाना पड़ता है, फिर दूसरे पे जाना पड़ता है, फिर अगली मेमोरी पे जाना देखना पड़ता है, फिर अगली पे देखना पड़ता है, फिर लास्ट में जब आपको वो डाटा किसी मेमोरी के ऊपर मिल जाता है, तब वो डाटा आप भेजते हो फर्दर आप सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब इसमें क्या होता है, आपको वो सारी मेमोरी भी देखनी पड़ती है जहाँ पे आपका जो डाटा है वो आपको प्रेजेंट नहीं मिलता है, पर आपको वो फिर भी देखनी पड़ती है। तो इस टाइप को मैकेनिज्म को बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। बल्कि जो रैंडम में क्या होता है, रैंडम में डायरेक्टली आपको एड्रेस पता होता है कि इस एड्रेस पे आप जाओ, इस एड्रेस पे जाके आपको यहाँ पे ये डाटा होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे उस मेमोरी के ऊपर जाएंगे, उस मेमोरी के थ्रू आप डाटा लेकर कहाँ भेज देंगे, सीपीयू के पास भेज देंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, एक सीक्वेंशियल आता है, कोई एक रैंडम आता है। तो जब आपके पास मैग्नेटिक टेप आती है, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, वो मैग्नेटिक मेमोरी का फॉलो करती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंशियल एक्सेस को वो फॉलो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी देखो सीक्वेंशियल एक्सेस या फिर जो आप देखते हो सीक्वेंशियल एक्सेस कहाँ इंपॉर्टेंट आता है, जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हो ना, तो नेटवर्किंग में जब आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, उस टाइम पे भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सीक्वेंशियल वे में ही भेजते हैं, मतलब स्ट्रीम ऑफ बिट्स में भी हम उनको भेजने का काम करते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली अपने इनको भी नोट करना है। बाकी इसके अलावा कुछ और डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी पंच कार्ड आपने पता है, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ सर, पंच कार्ड वगैरह की जो हरमत हॉलेट के द्वारा बनाया गया था पंच कार्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहीं ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी OMR शीट्स वगैरह होती हैं, उनमें जैसे आप कोई सर्कल वगैरह एंटर करते हो, तो उसको कौन सी मशीन जो उसको रीड करती है, आपके मार्क को रीड करती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स देती है या फिर नंबर आपको देने का काम करती है, तो वो आपकी OMR मशीन होती है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। बाकी जैसे हमने यहाँ पे बात किया मैग्नेटिक कार्ड की, हमने बात कर ली, तो मैग्नेटिक कार्ड में या फिर जो मैंने आपको बोला कि जो आपका ATM या डेबिट कार्ड होते हैं, उसमें जो एक स्ट्राइप सी लगी होती है ब्लैक कलर की, है ना, तो इसको रीड करने वाली जो मशीन होती है उसको हम मतलब MSR के नाम से जानते हैं। आपने सभी ने पढ़ा होगा MSR के बारे में, है ना। नहीं पढ़ा तो उसको आप लिख सकते हो, M से आ जाता है आपके पास मैग्नेटिक, S से बन जाता है आपका स्ट्रिप, और R से आपके बन जाता है रीडर। ठीक है, MSR बोलते हैं इसको, कि आपकी जो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है जो इसको रीड करती है कि इसके अंदर क्या डाटा आपने लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है MSR। तो MSR की फुल फॉर्म आती है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी तो आजकल आप सभी ने पता है कि सर हम जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी होगी आजकल, तो हम NFC का यूज़ कर लेते हैं, या फिर RFID का भी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारे स्मार्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम द टर्मिनल। तो इसके लिए बात की है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, कम्युनिकेटिंग विद द फाइल फ्रॉम द टर्मिनल। तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे B आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया गया था, तभी मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफ़ी 2-3 पेपर देख लिए, वहाँ पे सेम ही क्वेश्चन पुट किया गया था कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कम्युनिकेटिंग की, मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी फाइल के थ्रू विद द टर्मिनल, मतलब किसी आप टर्मिनल के थ्रू आप किसी फाइल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको इंटेरोगेशन बोला जाता है। अब ये इंटेरोगेशन कब पढ़ते हैं, जब आपने DBMS के बारे में पढ़ा होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे DBMS के साथ एक टर्म यूज़ की जाती है फाइल सिस्टम की, है ना। तो DBMS अलॉन्ग विद फाइल सिस्टम, वहाँ पे क्या किया जाता है, एक हमारे पास टर्म आती है इंटेरोगेशन। तो इंटेरोगेशन एक फॉर्मल प्रोसेस होती है, जब आप क्या करते हो, मतलब एक्टिवली एक अपनी क्वेरी देते हो, क्वेरी के थ्रू आप किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर आप रिक्वेस्ट करते हो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है किसी फाइल में। और वो कैसे करते हो आप, विद द हेल्प ऑफ, या तो आप डाटाबेस की जो टर्मिनल होता है, मतलब जो उसका रास्ता होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, एक क्वेरी आप देने का काम करते हो। सिंपल बोलने का मतलब, अगर ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना करूँ, तो मान लेते हैं आपका एक डिवाइस आ गया, इस डिवाइस के थ्रू आपने एक अपनी क्वेरी लिखी, है ना। आपने बोला कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके डाटाबेस के थ्रू, तो उस डाटाबेस के थ्रू वो रिक्वेस्ट आपकी गई। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट दी, आपने रिक्वेस्ट कैसे भेजी, आपने भेजी अपनी क्वेरी। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर कोई भी क्वेरी को एक्चुअली में बोला जाता है कमांड, जब भी आप अपनी कोई कमांड भेजते हो, कमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कमांड के अकॉर्डिंग आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसको कमांड को समझता है, उसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पूरा डाटा तो नहीं चाहिए होता है, आपको पर्टिकुलर कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसको वो क्या करता है,
अपने एंड पे एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, उसको जो भी आपने रिक्वेस्ट की होती है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, उसको एक तरीके से फॉर्मेट करके आपको वो क्या करता है, वापस आपके टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। तो आपके पास वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है वो आपके सिस्टम के ऊपर देखने को आपको मिल जाती है। तो आपने क्या किया, क्वेरी की, क्वेरी के बाद डीबीएमएस ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, आपकी क्वेरी को समझा, समझने के बाद जो आपकी डिज़ायर्ड आपकी रिज़ल्ट आपको चाहिए थे उसको उसने एक तरीके से मतलब गैदर किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद आपको वापस ही आपकी टर्मिनल के पास भेज दिया। इस चीज़ को बोला जाता है इंटेरोगेशन, इस पूरे स्टेप को बोला जाता है इंटेरोगेशन। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। आपको डीबीएमएस में भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी इंटेरोगेशन या फिर अगर इंटेरोगेशन नहीं लिखना होगा तो आप समटाइम ना क्वेरी को ही आपको इंटेरोगेशन में बोल सकते हो। जो आप क्वेरी वगैरह यूज़ करते हो ना शब्द, तो क्वेरी को ही हम इंटेरोगेशन बोल देते हैं कि इंटेरोगेशन के आप थ्रू क्या करते हो, आप कमांड देते हो, कमांड के थ्रू आपको जो डिज़ायर्ड आपकी आउटकम होती है वो आपके टर्मिनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल आप ऐसे समझ लो कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके लिए एक टर्मिनल का काम करता है, क्योंकि आप जो कमांड वगैरह देते हो किसी फाइल को ढूंढने के लिए या फिर उसको कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू ही देते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप डीबीएमएस के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे बन जाती हैं, जैसे अभी आपके पेपर में पूछा गया था कि आपका जो आपका जीओआईटी का पुराना पेपर था ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। वहाँ पूछा गया था कि जब आप डीबीएमएस पढ़ते हो तो डीबीएमएस में एक आप लैंग्वेज पढ़ते हो, एसक्यूएल लैंग्वेज। तो एसक्यूएल लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या आती है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम बोल देते हैं जब हम बात कर लेते हैं इसकी डीबीएमएस की। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं जहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पुट करता है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी चलो आपके लिए एक सिंपल सा मैं होमवर्क भी दूंगा आज। क्या मुझे बताएंगे, आपने अभी तक तो शायद डीबीएमएस पढ़ लिया होगा अपने अकॉर्डिंग नो, तो आप सिंपल सा मुझे होमवर्क बताएंगे। एक तो मुझे बताएंगे कि RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको किसने बनाया था, है ना, इसके फाउंडर कौन थे और कौन से ईयर में। एक ये क्वेश्चन रहेगा। सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा जो फाइल सिस्टम होता है या फिर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बस सिंपल सा होमवर्क है, पर ये सिंपल होमवर्क आपकी काफ़ी डाउट क्लियर कर देगा। ये सिंपल 2 होमवर्क रहेंगे कि डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और आरडीबीएमएस जो होता है उसके जो फाउंडर थे और वो कौन सी ईयर में उन्होंने इसको फाउंड किया था, वो आप सारी चीज़ें मुझे बताएंगे। ओके, बाकी इसके अलावा कुछ आपको मन में रहता है डाउट वगैरह, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम। एक हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, उन दोनों के बीच में एक जो कॉमन बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं। मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास जो हमारा जो सीपीयू है ना, और सीपीयू के साथ मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल कोई डिवाइस मुझे ऐड करना है यहाँ पे। बाद में मुझे क्या अपना डिवाइस यहाँ पे ऐड करना है, मुझे अपना माउस यहाँ पे ऐड करना है या फिर मुझे अपना कीबोर्ड यहाँ से ऐड करना है। तो इन दोनों के बीच में एक हमारे पास डिवाइस होता लगा, एक मतलब टर्मिनल लगा होता है जो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। तो इन टर्मिनल को क्या बोला जाता है, जो बीच में हमारे मतलब 2 सिस्टम्स के बीच में हमारे पास एक बीच में जो कॉमन बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोला जाता है इंटरफेस। तो ये क्या है हमारे पास, इंटरफेस। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम इज नोन एज इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ये हार्डवेयर से हार्डवेयर के बीच में भी हो सकता है। कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर ये हार्डवेयर टू हार्डवेयर भी हो सकता है हमारा, या तो ये हमारा सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर टू हार्डवेयर ही होगा, तो ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर टू हार्डवेयर भी हो सकता है, या तो ह्यूमन टू या तो हार्डवेयर टू ह्यूमन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नहीं होगा, हार्डवेयर टू ह्यूमन भी हमारा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी कल को यही क्वेश्चन पुट कर दिया जाए, आप मुझे बताओ कि जो विजुअल एनवायरनमेंट होता है जहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस। ये तो चलो आपने पढ़ लिया, ये इंटरफेस क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका हार्डवेयर का एक इंटरफेस आ गया कि एक हार्डवेयर को आप दूसरे हार्डवेयर के साथ क्या कर रहे हो, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हो। पर जैसे आप
जब आप डेली यूज़ करते हो एक डिवाइस, क्या यूज़ करते हो आप डेली? अपना मोबाइल, है ना? 24 घंटे आप मोबाइल के साथ चिपके रहते हो। तो मोबाइल के ऊपर आप क्या करते हो? आप भी उसके साथ भी तो एक तरीके से कम्युनिकेट करते हो ना, तो इसको क्या बोला जाता है? विज़ुअल कम्युनिकेशन या फिर विज़ुअल एनवायरनमेंट। विज़ुअल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप क्या करते हो, या फिर विज़ुअल एनवायरनमेंट जो आपको क्या करता है? अलाउ करता है, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ। अलाउ टू कम्युनिकेट विद योर डिवाइस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इस सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक ही शब्द में बोलना होगा मुझे, तो मैं बोलूँगा ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका यूज़र इंटरफेस बन जाता है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो ना, तो मोबाइल में जहाँ पे आपको आइकन दिखती हैं, ये दिखते हैं, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल है? तो वो सारे हमारे यूज़र इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इनको डेली यूज़ करते हो। अगर आपको डेली चीज़ों के बारे में नहीं पता, तब आप काफ़ी पीछे हो और बच्चों के मुकाबले। तो तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाओ। बाकी इसके अलावा डेली लाइफ में और चीज़ें आप क्या करोगे? जैसे आपको कल को मान लेते हैं आपने अपना कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर के साथ आपने अपना प्रिंटर भी खरीद लिया। ठीक है? तो ये आपका कंप्यूटर आ गया, ये आपका प्रिंटर आ गया मान लेते हैं। अब आपने क्या किया? आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा हार्डवेयर, मतलब ऐसी जो हार्डवेयर जगह है जहाँ पे आप क्या करोगे? जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को, अपने प्रिंटर को जोड़ोगे आपस में। तो जो जोड़ने वाला जो हार्डवेयर है उसको आप क्या बोलोगे? उसको सर हम पोर्ट बोलते हैं, है ना? ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? पोर्ट बन जाते हैं। और जब आप दो पोर्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हो, तो इनको ज्वाइन करवाने के लिए एक इंटरनली एक हमारा सिस्टम चलता है, उसको क्या बोला जाता है? अब ये जब आप दो पोर्ट को जोड़ देते हो, तो इंटरनली जो हमारे पास सिस्टम कंबाइन हो जाता है, फिर इसकी वर्किंग समझ ली जाती है। तो वर्किंग समझने के बाद ये क्या बन जाते हैं? एक इंटरफेस बन जाते हैं। जब आप कनेक्ट करते हो तब तो ये पोर्ट रहते हैं कि एक पोर्ट हमारा यहाँ पे है, एक पोर्ट हमारे पास यहाँ पे है। ये हमारा कंप्यूटर बन गया, ये हमारा प्रिंटर बन गया। तो दो पोर्ट में हमने इनको कनेक्ट कर दिया। पर जब ये आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो अब ये किस तरीके से बिहेव करेंगे? ये एज एन इंटरफेस बिहेव करेंगे। कि कंप्यूटर के लिए इंटरफेस क्या है? मतलब कंप्यूटर को अगर प्रिंटर के थ्रू कोई भी काम करवाना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ही वो क्या करेगा? काम अपना करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं जब आप एक पर्टिकुलर ओवरऑल एक ओवरव्यू देखते हो अपने सिस्टम का, तब ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए सिंपल सा एक होमवर्क दिया है, तो काइंडली आप इसको ज़रूर परस्यू करें, इसके बारे में बताएं। बाकी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है कि इंटरफेस क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपको यूज़र इसके बारे में बता ही दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास टर्म आती है CLI, एक हमारे पास आती है ग्राफिकल GUI, है ना? CLI GUI। और एक हमारे पास बन जाती है API, और एक हमारे पास बन जाता है NIC। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। ठीक है, आप मुझे इनके बारे में एक एक दो दो लाइंस बताएंगे कि होती क्या है हमारे पास, CLI क्या होती है, NIC क्या होती है ना? और जितना आप डिटेल में बता सकते हो उतना आप बताने की ट्राई करें। थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च करें कि होती क्या है ये सारी चीज़ें। बाकी फिर भी कुछ रहता है आपके मन में कुछ डाउट, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, API काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, CLI इंपॉर्टेंट है, ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंपॉर्टेंट है, और NIC भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट है, अगर मेरे कोई क्वेरी वगैरह रहती है, तो काइंडली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।